कुछ किस्से होते हैं जो रोमांच पैदा करते हैं, कुछ किस्से होते हैं जो करुणा और वेदना का भाव जगाते हैं, कुछ किस्से होते हैं जो सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं। इन सभी किस्सों को एक साथ गुद दिया जाए और कलमबद्ध तरीके से कागज पर उकेर दिया जाए तो एक किताब तैयार होती है, और किताब का नाम है खाकी में इंसान। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का सबसे खास शो, जिसे सौरभ जी सबसे चमकीला शो कहते हैं, किताब वाला। खाकी में इंसान ये किताब अशोक कुमार, वर्तमान में उत्तराखंड के डीजीपी हैं, उन्होंने लिखी है। उनके साथ ये किताब लोकेश ओहरी ने लिखी है। तो आपने बहुत सारे डीजीपी, एक्स डीजीपी की किताबें पढ़ी होंगी, उनसे किस्से सुने होंगे। ये पहला मौका है जब वर्तमान में जो डीजीपी हैं वो अपनी किताब के बारे में बात करने आए हैं, और अपनी किताब के बारे में जो किस्से हैं, जो फर्स्ट हैंड किस्से हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे, और आगे के क्या प्लान्स हैं, और आगे जो इस किताब में नहीं लिखा है वो क्या किस्से हैं, उस पर भी बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्लीज। और मैं इसमें बात शुरू करता हूं तो सबसे पहले मेरी कवर पे नजर जाती है। कवर का किस्सा बताइए कि ये इस किताब में ये कवर ऐसा क्यों है? मतलब खाकी में इंसान, आप अपनी फोटो भी लगा सकते थे, किसी इंसिडेंट की फोटो लगा सकते थे, ये फोटो क्यों चुनी कि हाथ में कबूतर? कुल मिलाकर के इसमें पॉजिटिव पुलिसिंग की कहानियां हैं, इंसानियत की कहानियां हैं कि जो खाकी वर्दी है वो कहीं ना कहीं विक्टिम की हेल्प करने के लिए है, पीड़ित की मदद करने के लिए है। तो वो भाव देना था। तो एक हाथ है जो कबूतर को कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये थीम चुना है शायद राजकमल ने। आप एक नहीं दो राज्य में बड़े पुलिस ओहदे पे रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। अब क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो इनका एक नहीं दो राज्य का, अगर कहा जाए दो राज्य में पुलिसिंग का अनुभव है। तब के इलाहाबाद में पोस्टिंग हो, शाहजहांपुर में पोस्टिंग हो, या फिर नैनीताल या तराई के इलाकों में, आपने तमाम किस्से कहानियां इसमें लिखे हैं। और मैं उस पे आऊं, कहानियों पे आऊं, या जो इनकाउंटर के किस्से हैं, जो लोग ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि अच्छा पुलिस वाले हैं तो कोई इनकाउंटर के किस्से सुनाएंगे, या फिर जो आपने कुछ ऐसे केस सॉल्व किए जो बहुत हृदय विदारक थे। पहले मुझे ये बताइए कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से उठकर जो आईआईटी तक का सफर, और उसके बाद आईपीएस का सफर, आपने हर बार जगह पे लिखा है एक छोटे से गांव, कहाँ से हैं और कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, मैं पानीपत जिले के गांव से बिलोंग करता हूँ। पुराना गांव है, और वहीं पे हमारी पूरी मैट्रिक तक की एजुकेशन वहीं हुई। तो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, फीस तो नॉमिनल 10 पैसा होती थी जब बचपन में। और हिंदी मीडियम? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम कहाँ से आएगा? तो और उसी में हमने पढ़ा है। और लकीली मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। नेचुरल टैलेंट होता है ना, ये तो कुछ चीज़ें आपको इनबॉर्न मिलती हैं। तो मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था, तो इसलिए शुरू से पढ़ाई में तेज माना गया। तो एक मेंटली प्रेशर रहता था कि भाई क्लास को टॉप करना है, आगे आगे जाना है। तो तब तो हमें पता भी नहीं था इंजीनियरिंग क्या होती है, क्योंकि बेस्ट था बच्चा इसको आगे भेज दो। और उन दिनों मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ही ब्रांचेज माने जाते थे अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे पढ़ मतलब अच्छे स्कोर करने वालों के लिए। इसलिए हम जो है इंजीनियरिंग में आ गए। मतलब पहले तो हम 11वीं 12वीं सोनीपत में गए। सोनीपत एक कस्बा है, आज तो वो मेट्रोपॉलिटन एनसीआर का पार्ट बन गया है। तो मैंने 2 क्लासेज वहाँ से की, 11th 12th हिंदू कॉलेज से। वहाँ हमारे साथ कुछ लड़के दिल्ली के भी पढ़ते थे। अच्छा। वो इसलिए पढ़ते थे कि दिल्ली में तब 10+2+3 लागू हो गया था, और हरियाणा में तब तक 10+1+3 चल रहा था, जो बाकी देश में था। अच्छा। तो 1 साल बचता था उनका बीएससी करने में। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ना हो तो बीएससी करेंगे। वो लड़के आईआईटी की तैयारियां कर रहे थे, दिल्ली वाले। उनको पता था आईआईटी क्या होती है। हमारा तो टारगेट ही था कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको उन दिनों आरईसी बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। आजकल इनका नाम एनआईटी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा टारगेट आज की तारीख के हिसाब से एनआईटी कुरुक्षेत्र था। पर चूंकि हमारे साथी लोग आईआईटी की भी तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी एग्जाम दे दिया। अच्छा। तो मैं लकीली आईआईटी दिल्ली में आ गया। फिर तो इंजीनियर बनना था, तो कहाँ आप जो है मशीनें ठीक करने से या व्यवस्था ठीक करने निकल पड़े? अब जैसा मैंने बताया कि मैं कोई इंजीनियरिंग जानता भी नहीं था, इंजीनियरिंग होती क्या है। ठीक है ना?
हम तो मैथमेटिकली तेज थे, अच्छा स्कोर कर लेते थे, इसलिए एक समाज के फ्लो के साथ हम इंजीनियरिंग में आ गए। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी चॉइस से आया हूँ। पर जब मैंने थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जिसको आजकल इंटर्नशिप कहते हैं, जो मैंने कैलकाटा में की, उस टाइम के उषा फैंस कंपनी थी, तो वहाँ जब मैंने 2 महीना वहाँ पे रहा तब मैंने रियलाइज किया कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग ने दुनिया भर में बहुत चेंज लाई है, बहुत आज पूरा एज ही टेक्नोलॉजी की एज है, बट समहाउ तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को जो है इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो और मुझे कोई ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकें लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, तब मैंने सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला लिया। तो तब जो है मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और उसके बाद आईपीएस में आ गया। आईपीएस में आ गया, इतना आसान नहीं होता आईपीएस में आ गया, आपने जितने आसानी से बता दिया कि आईपीएस में आ गया। आप 79 बैच के आईपीएस ऑफिसर, 89 बैच के, तो थोड़ा उस प्रोसेस को भी समझाइए, आईपीएस ही क्यों? देखिए, नहीं प्रोसेस तो यही है, मैंने कहा कि मैं बहुत पढ़ाकू आदमी नहीं था बचपन से, ठीक है, और मेरा नेचुरल मैथमेटिकल टैलेंट की वजह से मैं गांव से आगे बढ़ता गया, आईआईटी में भी आ गया, आईआईटी में भी ठीक ठाक किया। किंतु जब मैंने देखा सिविल सर्विस का निर्णय लिया कि मुझे जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करना है लोगों की ज़िंदगी में, जो और जो है सर्विस भाव से, सेवा भाव से मेरा मन था आने का, तो उस निर्णय के बाद मैंने देखा कि ये आसान काम नहीं है। मतलब आईआईटी तक आना आसान था वो, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम भी बहुत टफ है, देश के टफेस्ट एग्जाम में से, बट वो फिर भी टैलेंट ओरिएंटेड है, मतलब आप में नैक है तो आप आ जाएंगे। पर देखा सिविल सर्विसेज इतना आसान काम नहीं, यहाँ रगड़ा है, ये रगड़ा एग्जाम है। तो मैंने काफ़ी इसके लिए रगड़ा, 2 साल मिनिमम रगड़ना चाहिए, रगड़ना पड़ता है मैं कहूँगा, और मेरी एवरेज 12 घंटे की पढ़ाई किया तब जाके आए। फिर आईपीएस आए, मसूरी में ट्रेनिंग हुई। आप इस किताब में मैं जो बड़े दिलचस्प इसमें कहानियां हैं, एक जेलर था, वो जेल गया, मतलब आप समझिए जेलर जेल जा रहा है। इसमें भूमाफिया की कहानियां हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो सबसे मुझे लगा, जो सबसे रोचक पूरी किताब में, 165 पन्नों की किताब में जो एक 8, 10, 15 चैप्टर हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आतंकवाद, जो तराई में आतंकवाद था, जब पंजाब आतंकवाद ग्रसित था, उसमें खालिस्तान मूवमेंट की मांग चल रही थी, तो जो उत्तराखंड के कुछ जिले हैं, उधमपुर, उधम सिंह नगर और इन सब इलाकों में जो है सिखों का प्रभाव है, और वहां पे भी वो आतंकवाद का दिखता है रूप। तो वहां पे जो इनकाउंटर्स हुए, ये सारे किस्से बड़े दिलचस्प हैं, और इन सारे किस्सों पे मैं बारी बारी से आपसे सवाल करूंगा। लेकिन आप मुझे वो ट्रेनिंग का प्रोसेस, जो आप एक किस्सा सुनाते हैं किताब में कि लंच टेबल पे आप बैठे थे और आपके साथी ऑफिसर्स की बात सुनते हैं, आप बांदा जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, आपका टर्म है रूरल रैपिड रूरल अप्रेजल। रैपिड रूरल अप्रेजल। तो थोड़ा उस किस्से को विस्तार से बता दीजिए, तो फिर आगे हम किताब। देखिए, वो 2 मैंने इसमें मेंशन किए हैं। एक तो ये है कि मैं तो पूरा इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के इधर आया था, तो मैं एक्चुअली ये सोच करके आया था कि हमें लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिलेगा। परंतु जब स्टार्टिंग फेज में देखा मैंने, ऐसी चर्चा होती है जब बैचमेट्स में, तब देखा कि हर कोई इस पर्पज से नहीं आया है। मतलब ऐसे भी लोग थे जो जिनका कहना था, अरे बॉस क्या बातें कर रहे हैं, ये सब तो इंटरव्यू बोलने के लिए होता है, आगे तो क्या क्या करेंगे। तो तब मुझे समझ आया कि हर कोई जरूरी नहीं है कि एक बड़े आदर्श लेकर के आया हो, किसी के कुछ प्लान हो सकते हैं, किसी के कुछ प्लान हो सकते हैं लाइफ में, एवरीवन इज नॉट द सेम। तो वो किस्सा है, क्योंकि कई लोग शुरू से ही कोई बड़े बड़े दूसरी तरह के ड्रीम लेकर के भी आते हैं। मतलब देखिए, सिविल सर्विसेज में क्यों आते हो? पावर के लिए आते हो, मनी के लिए आते हो, स्टेटस के लिए आते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हो, और हम दिल से सेवा भाव से आए थे कि हमें लोगों की सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो वो मेरे लिए एक शौक था। मुझे लगा कि तब मुझे पता चला कि हर कोई आपकी तरह नहीं है, हर एक के अपने अपने वो हो सकते हैं ना क्राइटेरिया सिविल सर्विसेज में आने के, अपने अपने मोटिवेशन हो सकते हैं। और जो दूसरा किस्सा है रैपिड रूरल अप्रेजल का, उसमें 1 हफ्ते की विजिट होती है। वो तो विभिन्न बैकग्राउंड से हम लोग, अविभाजित उत्तराखंड था, अविभाजित यूपी था, तो हर कोई बांदा नहीं आया था, 15-20 ग्रुप बना दिए पूरे बैच के,
20-20 लोगों के। तो हमारा ग्रुप बांदा में गया था और लोग कहीं और, कुछ लोग राजस्थान के गांव में भी गए थे, जो मतलब जो सबसे अति पिछड़े गांव में ही जाते थे। तो हम तो खुद रूरल बैकग्राउंड के थे तो सब समझते थे। तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल रिच बैकग्राउंड से भी आते थे, तो उन सब के लिए वो बहुत नई चीज भी होगी। तो पहली बार हम सरसों के खेत, ओ वाओ टाइप से फीलिंग होती है, ऐसा भी होता था। हाँ मतलब कि कोई शहर से और बड़े हाँ बैकग्राउंड से गया और सरसों के खेत देख रहा है, जैसे गांव में जाकर के एक मैंडेटरी फोटो खिंचानी होती है। यस, हम लोग फोटो तो वाली बात ठीक है। बांदा में सरसों के खेत नहीं है, बहुत सूखा है, और वहां तो अब तो बांदा बहुत उन्नत है, अच्छा, बहुत उन उन्नत दिनों है। तो खदानें थी और नहीं बस नहीं पत्थर निकाल रहे थे। अभी हम यूपी चुनाव में गए थे, तो पहले का बांदा और अब के बांदा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बॉन्डेड और लेबर थी बहुत अच्छा ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा बॉन्डेड लेबर थी उन दिनों वहाँ पे। अच्छा तो और पहली बार हमें एक ब्यूरोक्रेसी और इस सब के वो पढ़ा ना भाई, आप डाक बंगलों में रुक रहे हो, आपको लेने के लिए जीपें आ रही हैं। तो मुझे लगा कि भाई हमारा ये नया जीपोक्रेसी और इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया रॉयल रूरल की बजाय। तो इसलिए मैंने उसको सैटारिकली लिखा है, रैपिड रॉयल अप्रेजल। रैपिड रॉयल रूरल की यार, तो बजाय जी साहब, हाँ कि अरे अब ये बड़े तो साहब आ कप्तान रहे हैं, बनेंगे। राजा साहब आ रहे हैं। हाँ, तो वैसा थोड़ा सा जी हुजूर कल्चर, माई बाप कल्चर से एक प्रकार से परिचय हुआ। हाँ। जनवरी 2023 में जब हम ये किताब वाला रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन 2 साल हो गए उत्तराखंड के डीजीपी रहते हो, और अभी आपका 1 साल का करीब करीब का कार्यकाल बाकी है। पहली पोस्टिंग कहाँ रही, और पहली पोस्टिंग का जो किस्सा इसमें आपने दर्ज किया है, मुझे लगता है उसके साथ आपने न्याय नहीं किया, बस थोड़ा सा छू के निकल गया पहली पोस्टिंग को। देखिए मेरी पहली जो है पोस्टिंग जो है ट्रेनिंग, जहाँ ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट है उससे आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो वो मैंने इलाहाबाद में की, प्रयागराज में की। तो हाँ जी, तो वहाँ के बहुत अनुभव हैं मेरे। जो पहले एसएसपी थे विभूति नारायण राय जी, आपको पता है वो भी एक ऑथर हैं, वो हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने भी किताब लिखी है शहर में कर्फ्यू, काफी चर्चित जी किताब। जी। तो वो उस टाइम के बहुत सारे किस्से याद हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ी सीख दी थी, वो मुझे आज तक याद है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा जो सोशल सर्कल है पुलिस वाला क्यों नहीं होता, ये उनकी दी हुई सीख है। उन्होंने कहा था देखिए अपना सोशल सर्कल कभी भी पुलिस वाला या इनका मत रखिए, क्योंकि उनसे तो दिन में आप मिलते ही रहते हो दिन भर, पुलिस वालों से, आईएएस वालों से। आप सोशल सर्कल जो है इसके बाहर रखिए। जो आपकी हॉबीज हैं, जैसे मेरी हॉबीज में लिटरेचर और स्पोर्ट्स है, तो कम से कम आप लाइफ के बाकी पहलुओं से जुड़े रहेंगे। नहीं तो शाम को भी आपको वही बातें सुनने को मिलेगी, ठीक है ना, वही ब्यूरोक्रेटिक बातें सुनने को मिलेंगी, वही स्टेटस ओरिएंटेड बातें। तो फिर आप ह्यूमन नहीं बने रहोगे, इंसान नहीं बने रह पाओगे। तो वो सीख बड़ी काम आई। तो मैंने इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा मेंशन किया है फूलपुर का, क्योंकि जब हम आईपीएस जाते हैं तो शुरुआती दौर के बाद आपको थाना अध्यक्ष बनना होता है एक थाने का, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो आजकल तो उसमें स्ट्रिक्ट हो गया, धीरे धीरे पता चला। उन दिनों क्या था हमारे टाइम में कि इंस्पेक्टर वहीं बना रहता था, आईपीएस लोग जाके बैठ जाते थे आज इंचार्ज, पर इंस्पेक्टर हटता नहीं था, तो पीछे से इंस्पेक्टर ही वही करता रहता था। आजकल क्या है कि उसको हटा दिया जाता है। अच्छा, हाँ, वो रहेगा ही नहीं, ये रिटर्न रूल्स है नेशनल पुलिस अकेडमी से। तो उसका फायदा ये रहता है कि फिर आपको और ज्यादा जिम्मेदारी लेना है, खुद से समझ आता है। हाँ, क्योंकि भाई कोर्ट भी है, बहुत सारे झमेले हैं, थाना तो छोटी सी बात नहीं है। तो उन दोनों ये सोच करके कि आईपीएस प्रोबेशनर कहाँ इस सब में फंसेगा, तो इंस्पेक्टर वहीं बना रहता था एज नंबर 2। तो मेरा जो शुरुआती दौर था उसका मैंने इसमें एक मेंशन किया है कि थानों में कैसे काइंड ऑफ दलाली का तंत्र कैसे पैदा होता है, वो चर्चा है। कि पहले 5 दिन में थाने में रोज सुबह आता और शाम को चला जाता, और दिन में एक आदमी मेरे पास नहीं आता था। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान कि क्या हो गया, क्योंकि सिटी इलाहाबाद में भी रहे थे उससे पहले 3 महीना, तो काफ़ी क्राइम था। और मैंने कहा फूलपुर में एक आदमी, एक क्राइम नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बात क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया। 5वें दिन जब मैं वापस जा रहा था अपने शाम खत्म करके गेस्ट हाउस के लिए, अपनी जीप से जा रहा था, तो मैंने देखा बाएं हाथ को 20-30 आदमी जो है चाय की दुकान पे इकट्ठा है। अरे तब आप लोगों को जीप मिलती थी? हाँ, जीप थी उन दिनों। हाँ, तब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों नहीं, वैसे भी थाने के थे ना। हाँ, तो थाने के जीप होती थी, आजकल उसमें बोलेरो आ गई है, ठीक है। तो मैंने देखा 20-30 आदमी वहाँ चाय की दुकान के आसपास इकट्ठा है, आदमी औरतें। तो मैंने ड्राइवर को बोला यार रोको 1 मिनट, मैं गाड़ी रोकी। फिर मैंने इशारे से एक जो बूढ़े बाबा को बुलाया, मैंने
मैंने कहा बाबा क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो आप लोग? बोले सर थाने जाना है ना। मैंने कहा थाने तो मैं बैठा था वहाँ तो कोई आया नहीं। बोले नहीं सर वो इंस्पेक्टर साहब ने बोल रखा है जब आईपीएस साहब चले जाएंगे तब आना आप। अच्छा। तो ये एक बड़ी लर्निंग थी भाई, वो मेरे को मिलने नहीं देता था ना लोगों से। तो और हर थाने के आसपास इस तरह के अड्डे बन जा रहे हैं जहाँ पे लोग बाग जो है बाहरी सेटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक दलाल तंत्र से एक परिचय था, तब पहला परिचय। तब मैंने उन सबको बुलाया, फिर उनके काम एक एक करके उनके घटनास्थल पे उनके साथ जा करके शुरू किया। तो धीरे धीरे जनता को पता चल जाता है, फिर सारे लोग मेरे पास ही आने लग गए। कितने दिन रहे आप? मैं फूलपुर में रहा हूँ 3 महीना। मैंने दिलचस्प इसलिए पूछा कि मैं खुद भी इलाहाबाद से हूँ, अब उसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। और जब किताब का पहला पन्ना दूसरा पन्ना खुलता है तो वो शब्द आता है और आपको फिर वो पूरी किताब एक सांस में पढ़ लेने के लिए कहता है, क्योंकि आपका पर्सनल जुड़ाव भी होता है। तो हमारा, आपने इलाहाबाद के बारे में बताया है और इलाहाबाद की पोस्टिंग के बारे में भी बताया है, और उस समय कुछ और भी घटनाएं हो रही थी जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन हम जो है जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसका, उस पे आ जाते हैं। ये आतंकवाद एक अमानवीय त्रासदी। तराई के इलाकों में, जैसे उत्तराखंड आमतौर पे अभी भी हम जाते हैं तो बड़ा शांत सा स्टेट माना जाता है, उतना क्राइम नहीं, या फिर जो क्राइम की 1-2 घटनाएं हो जाती हैं तो कई बार होता है बड़े स्तर पर आती है, जैसे अंकिता भंडारी वाला केस था। लेकिन इस तरह का अनुभव बीती हमारी जनरेशन की पीढ़ी है उसने कभी नहीं देखा होगा कि कोई आतंकवाद है और कैसा कोई उसका प्रभाव है। क्या था उस समय, क्या माहौल था? देखिए जो उस टाइम पंजाब का आतंकवाद था, जिसको मैं मानता हूँ पूरी तरह से आईएसआई से वो कहीं ना कहीं संचालित था, तो वो उसका लास्ट फेज चल रहा था। ये तो बाद में पता चलता है कि लास्ट फेज है, पर वो पीक पे भी था वो, ठीक है। और मैं इलाहाबाद से, जब हम लोग एएसपी होते हैं, जब सर्किल ऑफिसर होते हैं, उसके बाद प्रमोशन के बाद एसपी रैंक पे आते हैं, तो मेरा प्रमोशन पे मुझे पोस्टिंग दिया गया एसपी नैनीताल, एडिशनल एसपी नैनीताल, मतलब नंबर 2 एसएसपी के साथ। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई नैनीताल तो बड़ा वो होगा, मतलब वादियाँ होंगी और हाँ झील, और बड़ा अच्छे से रिलैक्स करने का मौका मिलेगा इलाहाबाद की टफ पोस्टिंग के बाद। तो हमारी शादी भी तभी, शादी को 1 साल ही हुआ था, ठीक है। तो हम लोग दोनों जो है इलाहाबाद से नौचंदी एक्सप्रेस से आए और बरेली स्टेशन पे उतरे। तो बरेली में देखा गाड़ी तो है ही है एसपी की गाड़ी, और साथ में पूरा आगे पीछे पूरी पीएसी का प्लेटून, पूरा प्लेटून। हाँ, तो मैं बड़ा हैरान, यार क्या हो गया। फिर आके देखा कि मेरा हेडक्वार्टर नैनीताल नहीं, मेरा हेडक्वार्टर रुद्रपुर है। पोस्ट का नाम एडिशनल एसपी नैनीताल जरूर है, तो उसको बाद में देखा एसपी देहात नैनीताल बोलते थे, समझ गया। और मुख्यालय रुद्रपुर था, जो आज एक जिला बन चुका है उधम सिंह नगर नाम से। तो फिर समझ आया कि ये तो यहाँ पे तो आतंकवाद भयंकर रूप से है पिछले 7-8 साल से। और एक दिन पहले ही एक बाजपुर में एनकाउंटर हुआ, रात भर एनकाउंटर चला, और उसमें सुबह सुबह टेररिस्ट लोग जो है एक बस्ट फायर मार करके भाग गए, जिसमें 2 पुलिस वालों की डेथ भी हो गई है। तो उस एनकाउंटर में पुलिस की फेलियर मानते हुए अधिकारियों को कुछ एक को हटाया गया, ऐसा मतलब एक इम्प्रेशन दिया गया। और हम लोग प्रमोशन पे, मैं वहाँ पे पहुँचा। तो और जो भागे हुआ आतंकवादी था उसका नाम था हीरा सिंह। हाँ, और बाकी उसके गैंग मेंबर थे। खालिस्तान मूवमेंट की बात है। यहाँ का एरिया कमांडर था वो, हाँ एरिया कमांडर था। बिनरा वाले सेफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान बीएसटी के, उसका एरिया कमांडर था। तो पूरी तराई बेल्ट उससे अफेक्टेड थी। तो हमारे अंडर में नैनीताल की तराई थी, बाकी आपको पता है पीलीभीत और खीरी तक इसका इम्पैक्ट था, जो पंजाब से ही आया था और कहीं से नहीं। तो उसको जो है तब से मेरे को समझ आया कि भाई ये हमारा टारगेट है, क्योंकि वो पुलिस वालों को भी एनकाउंटर करके भागे थे। तो फिर वहाँ पे पूरा हमने 1 साल बिताया उस तराई में, और पहले 6 महीना इनकी इसी की खोज में लगे रहे। तराई का एक एक चप्पा चप्पा हमने छाना, जंगल जंगल तक गए, लोगों से मीटिंगें की। तो जो पहला पॉइंट था ना, ये मैंने कहा कि पीएसी प्लाटून वाला, वो ये कि मैंने देखा एसपी के आगे पीछे एक एक प्लाटून पीएसी चलता था। इतना टेरर था, 5 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे, लोग डरते थे। तो मैंने कहा भाई इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा।
अगर मुझे लोगों को साथ लेना है, लोगों के मन से डर निकालना है, तो मैंने वो प्लेटूनें हटाई। अपनी गाड़ी में जरूर हम AK-47 अपने बगल में रखते थे और फिर लोगों से जुड़ना शुरू किया। कुछ मैंने 2 नेगेटिव पॉइंट भी ढूंढे वहाँ। एक तो ये था कि जो भी शरण देता था आतंकवादियों को, उसको भी बंद कर देते थे टाडा में। टाडा होता था उन दिनों, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। अब बंद हो गया वो। हाँ, वो फिर बाद में हटा दिया गया। तो भाई लोग बाग खुशी खुशी शरण थोड़े देते हैं, तो वो तो AK-47 की नोक पे भी तो देते हैं। कई किस्से इसमें जिक्र है, जो प्रधान के घर पे आ गया था। हाँ, और बहुत फिर सारी वो रात कहानियां में हैं। फिर हाँ, भागे वो। तो फिर हमने कहा देखिए, अगर कोई आपसे जबरदस्ती कुछ कर रहा तो हम आपको वो नहीं करेंगे। अगर आप अपनी ओर से एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टेररिस्ट हैं। सिंपैथाइजर होकर। हाँ हाँ, तो उनको तो सजा देंगे, बट कोई आपको मजबूरी में मजबूर कर रहा है तो ये चीज को हटाया, लोगों का डर हटा, तो लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। फिर हमने पब्लिक मीटिंगें ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि पब्लिक का माहौल जो है, आम पब्लिक कभी टेररिस्ट के साथ नहीं होती। तो पब्लिक ने देखा पुलिस खुल करके सामने आ रही, तो वो भी खुल के सामने आने लगे। तो हमारे पास सूचना तंत्र बेटर हो गया। पहले जो सूचना 2 दिन बाद आती थी कि टेररिस्ट यहाँ से गए थे, वो जल्दी आने लगी, क्योंकि लोगों का डर खत्म हो गया ना। पहले तो सूचना देने में डरते थे कि हम सूचना देंगे हम ही को पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसे धीरे धीरे हमने फाइनली 6 महीने बाद वो एनकाउंटर किया, और जिसमें सफल हुए। 6 महीने लगे उसको ट्रैक करने में। हाँ, ट्रैक तो कर ही रहे थे, पर हर बार टाइम गैप हो जाता था। पहली बार जो आपको उसका टेरर नजदीक से कब समझ आया? जब आप वो यादव जी की पत्नी से मिलते हैं, या जब आप खबरों में अखबारों में पढ़ते हैं उसके बारे में? क्या वाकया है, उसको थोड़ा सा अगर आप बताइए। देखिए, यादव जी की पत्नी वाला तो सचमुच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुलिस के इंस्पेक्टर थे। मैं बताता हूँ, मुझे ज्वाइन करे हुए मुश्किल से 15 दिन हुए थे, ठीक है। और हम अपने गेस्ट हाउस से घर में, क्योंकि पुराने SP जाते हैं तो थोड़ा घर में शिफ्ट होने में टाइम लगता है, घर में शिफ्ट करे ही करे थे। तो सुबह सुबह उनकी पत्नी और उनके पिता 2 लोग, उनको मैसेज आया कि साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो चूंकि उनकी डिप्टी SP की पत्नी थी और वो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो मैंने अपनी वाइफ को भी कहा तुम भी साथ चलो। हम दोनों ने सुना। तो इट वाज ए वेरी टफ एनकाउंटर, जिसमें वो उनकी जिप्सी उड़ गई थी, उसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। और उन्होंने एलोरमेंट के लिए एक होमगार्ड के पैरों में गोली मारी। तो होमगार्ड जो है उसने जाके बताया कि वहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो ये भी यंग डिप्टी SP था, तो वो इमीडिएटली दौड़ गया SO के साथ, SO के लेकर। और जो जिप्सी आई उसको उन्होंने नीचे वो लगा रखी थी, एम्बुश लगा रखा था, तो वो ब्लास्ट कर गया। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो लोग 6 के 6 लोग की डेथ हो गई। तो वो उनकी पत्नी थी। मतलब होमगार्ड को एज ए ट्रैप गोली एज ए मारी? ट्रैप यूज किया। हाँ, पैरों में गोली मार के बताया कि आतंकी हैं। वो गोली मारी तो उसने जाके बताया थाने पे कि वहाँ आतंकी हैं, वहाँ से बस्ट फायर मेरे को एक गोली लगी है। तो वो सब दौड़े कि चलो आतंकियों को पकड़ेंगे, समझ गए ना। तो उन्होंने जमीन पे लैंडमाइन टाइप से कुछ बिछा दिया, इतना उनके पास ये सुन दिनों तो बहुत था ना, इतना कहानियां हैं, मतलब मैं सारा टेररिज्म का तो यहाँ क्या बताऊंगा, बहुत ज्यादा आतंकवाद था। फिर आप उनकी पत्नी से मिलते हैं। हाँ, तो बेचारी एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके, 3-4 महीने का बच्चा, आई थी अपने ससुर के साथ, और वो यही चाह रही थी अब मेरा आगे क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी, क्या होगा, उस तरह की बातें कर रही थी। तो वो रोंगटे खड़े करने वाली बातें थी। तो उससे एक एहसास होता है कि किस कदर तक यहाँ जो है टेररिज्म का असर है। तो फिर वो जैसे मैंने कहा कि बाद में हमें सफलता मिली, बहुत से आतंकवादियों ने सरेंडर भी किया, और एक जो ये एरिया कमांडर था इसके साथ एनकाउंटर हुआ जिसमें 3000 गोलियां चली। तो कुल मिलाकर के सफलता मिली। उनकी पत्नी, जो शहीद यादव जी थे, उनकी पत्नी आपकी पत्नी से मिलती हैं और वो कहती हैं कि नहीं छोड़ देना चाहिए, या ये जगह नहीं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो अपने लिए चिंतित थी, अपने बच्चे के लिए चिंतित थी। नहीं मतलब आपकी पत्नी को ऐसा डर लगने लग गया कि नहीं ये गलत जगह आ गए हैं? नहीं, ऐसा डर नहीं है, एक एहसास तो होता ही है कि कितना, मतलब कितना भयंकर इम्पैक्ट है, मतलब एक लाइफ को कितने बड़े स्तर तक पूरा बदल डालता है ना। उसकी तो जिंदगी बदल गई ना बेचारे की। तो एक आपको एक इम्पैक्ट तो आता ही है ना उसका, जिसको हम डर ना भी कहें, बट एक इम्पैक्ट। पहले प्रयास में आप असफल रहे, जब आपने हीरा सिंह को घेरा खेत में, तो फिर भागने में आपकी पुलिस जब आपने घेरा तो भागने में सफल रहा। नहीं, ये मैं तो पहले ही प्रयास में सफल हुआ। मैं जिस दिन आया था पोस्टिंग में, अच्छा। उससे
एक 2 दिन पहले एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें पूरा घेराबंदी थी, इसमें सीआरपीएफ वगैरह भी सब लगी हुई थी रात भर। और फिर अर्ली मॉर्निंग में वो लोग सनराइज से पहले अंधेरे का फायदा उठा करके उन्होंने AK-47 से बर्स्ट फायर मारा और निकल गए थे। तब से हम उनको तलाश रहे थे, जब मैं आया तो तब से हम उनको तलाश रहे थे। आपको जैसा आप किताब में जिक्र करते हैं कि पुलिस तब पहुंचती थी जब वो भाग जाता था, जब वो उसके बाद 2 दिन बाद पता लगता था अच्छा वो यहाँ रुका हुआ था। आपको सटीक टिप मिली एक 17 साल के बच्चे से जो खुद भी उस आतंकवाद का हिस्सा था। क्या है किस्सा वो? देखिए, वो ये हुआ कि ये 4 लोग आए थे रुद्रपुर से 7-8 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में छुपे, ठीक है जो। तो उसमें उन्होंने, उनकी प्लानिंग थी उस टाइम में, आप सोचिए 94 में, कि वहाँ के जो रिचेस्ट राइस मिलर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके बेटे का अपहरण करेंगे, 50 लाख रुपए मांगेंगे। तो वो 50 लाख? जी, उस टाइम की बात सोचिए, उस टाइम 50 लाख आज का 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो उन्होंने 2 लड़कों को भेजा कि आप मोटरसाइकिल अरेंज करके लाओ, ठीक है। अरेंज किया, बेसिकली लूटते हैं, चोरी करते हैं उस तरह से, जिससे फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जा करके रात में भेजा उनको, जो है फिर किडनैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 2 लड़के आए, रुद्रपुर टाउन में आए, उनका वहाँ खाने पीने में कुछ झगड़ा हो गया आपस में, तो एक ने दूसरे को चाकू मार दिया, ठीक है। उसी कहा सुनी में जिसने चाकू मारा वो डर गया कि अब मैं जाऊंगा तो पूछेगा दूसरा जना कहाँ है, कमांडर से पूछेगा, हैं, तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, मुझे भी मार देगा। इस डर से वो उस पुलिस के पास आया। उसने कहा साहब मुझे पता है एग्जैक्टली टेररिस्ट कहाँ है, सुबह 8 बजे की बात है। तो जिसके माध्यम से मेरे पास आया उसने मुझे बताया। तो मैंने अपने बेडरूम में भी उन दिनों AK-47 रखते थे, वो उठाया, अपने मेरे साथ जो स्टाफ था 2-3 लोग, उनको गाड़ी में बैठाया जिप्सी में और चल दिए। फिर हमने बाकी फोर्स बुलाई, फोर्स आई, 700-800 फोर्स आई। अगले 1-2 घंटा लगा, हमने घेरा डाल दिया, मतलब गन्ने के खेत का। फिर एनकाउंटर हुआ जिसमें 3000 गोलियां चली। 3000 गोलियां चली? जी। उनके पास भी इतना एमुनिशन था? उनके पास 5-7 मैगजीन तो रहती थी, बाकी पुलिस के पास ज़्यादा था, क्योंकि पुलिस की संख्या 700-800 थी। कितने थे वो लोग 2 थे उस टाइम, 2 तो इधर आ गए थे शहर में, और उनमें से उनका एक साथी मेरे साथ था, जिसने जगह बताई वो तो मेरे साथ ही था, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसमें आप बड़ी दिलचस्प बात ये जो हाथ पकड़ने वाली है कि एक टेररिस्ट, मतलब जो लड़का आतंकवाद में शामिल हो चुका था, उसकी टिप पे आप गए जी। पहली चीज तो आपने उस पर भरोसा किया। वो एक ट्रैप भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। ये मुझे एनकाउंटर के बाद समझ आया। जब तक एनकाउंटर नहीं हो गया मुझे खुशी हो रही थी कि पहली बार की सूचना मिली। हम तो ढूंढते रहते थे, हमेशा एक दिन लेट सूचना मिलती थी कि देखो आज मौका मिला। ये लग रहा था ड्यूटी है और मौका मिला, तो उसी में चलते चले जा रहे थे। उस एनकाउंटर के खत्म होने के बाद ये बात समझ आई, एक क्षण को मेरे दिमाग में आया कि अगर ये ट्रैप होता तो। दूसरी बात, जब हम सबसे पहले 4 लोग गए, मुझे तो दिख नहीं रहा, पूरा गन्ने का खेत है, मुझे तो नहीं पता अंदर कहाँ पे है, किस कोने में। तो वैसे भी गन्ने का खेत तो बड़ा घना होता है। बिल्कुल। तो उनको तो दिख रहे हैं बाहर के लोग, वो तो कहीं ना कहीं छेदों में से देख सकते हैं ना, तो दे कुड हैव डन इट। किंतु उन्होंने सोचा अकेले क्यों आएगी पुलिस, पूरी फोर्स आई होगी। यद्यपि मेरी फोर्स को आने में टाइम लगा, धीरे धीरे आई और हमने उसको चारों तरफ घेराबंदी की। तो वो खतरनाक टाइम था। पर और मैं कह रहा हूं उसमें अगर जो जैसा आपने लिखा है, एक हाथ में आपके AK-47 थी और एक हाथ में उस लड़के को पकड़ रखा था, तो ऐसा भी तो डर आया होगा मन में कि यार ये अगर बंदूक छीनने की कोशिश करे। और नहीं, ये मुझे उस टाइम कुछ नहीं आया। उस टाइम तो ये था, एक जुनून था कि एक मौका मिल रहा है, आज मौका मिल रहा है, हाँ, इसके टेरर को जस्ट। तो जिसके लिए हम 6 महीने से लगे हैं, जिस टास्क में लगे, जिस टारगेट में लगे, वो मेरे टारगेट मेरे सामने उस टाइम तो ये था। पर पूरी घटना होने के बाद ये समझ आया कि ऐसा पॉसिबल था कि अगर वो चाहता टेररिस्ट तो मेरी ही 47 छीन के वो कुछ दूसरा काम कर सकता था। 3000 राउंड फायरिंग हुई, जरा सा भी ऐसा कभी हुआ कि डर लगा हो? या फिर नहीं, उस टाइम तो यही था कि टास्क है सामने, टास्क पूरा करना है। जी। आप एक खालिस्तानी आतंकी के घर मिलने भी जाते हैं जी। वो क्या किस्सा है? वो भी देखिए, वो किस्सा ये है कि मैं जाता हूँ, मैं तो इसलिए जाता हूँ कि मैं समझ सकूँ यहाँ आतंकवाद क्यों फैला, उसको जड़ मूल से ख़त्म कर सकें।
और ये लोग आगे तो, जो लोग पहले आतंकवाद में अरेस्ट हो चुके हैं वो कहीं और तो आगे तो नहीं टेररिज्म फैलाएंगे। तो मैं इस रूप में जब जाता हूँ तो मैं तो नेचुरल, मेरी जिज्ञासा है ये सब। ये सारा प्रोसेस जो है 93 94 के ये आसपास सब का चल रहा है 93 टू 94 एक साल की कहानियाँ हैं, वो वाला कहानी जो है इसमें। और हम जनवरी में इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और एनकाउंटर भी वो जनवरी में ही हुआ था। 22 जनवरी को हुआ था। हाँ बिल्कुल, आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी है। तो उसमें जो है जो मैं बात कर रहा था आपने क्या, हाँ यस, हाँ। तो उसमें जो है मेन बात जो उसमें निकल कर के आती है, मैं गया, मेरे सामने उसकी बीवी आई, पहले साहब बख्श दो, साहब बख्श दो। मैंने कहा नहीं, बख्शने की बात ही कहाँ है, हम तो खाली जानकारी करने आए। फिर बड़ा कांपता हुआ सा वो आया, जो जेल में से छूट के आया था, बेल पे था। तो मैं समझ नहीं पाया इसको इतना तरतर क्यों कांप रहा है। तो मेरे को बाद में समझ आया कि वहाँ पे लोगों को ये जो है, पुलिस आए तो एनकाउंटर कर देगी, झूठा एनकाउंटर कर देगी, जबकि मेरा पर्पज बिल्कुल उल्टा था। आप समझ रहे हैं, मेरा पर्पज तो ये था कि मैं उसके थ्रू समझ सकूं आतंकवादी कैसे काम करते हैं, कहाँ छुपते हैं, और इनको कैसे हम उनको मेन स्ट्रीम में वापस ला सकते हैं, है ना। मैं तो इन पर्पज उद्देश्य से गया था, और वहाँ पे उसको लग रहा है जैसे पुलिस आई है मेरा एनकाउंटर करने आई है। तो बाद में उनको समझ आया, अच्छी मनसा से आए, तो बेचारों ने खुल के फिर बातें की, पर स्टार्टिंग फेज में उसको ऐसा लग रहा था। वापस आगे आते हैं, जो मिलिटेंसी का दौर बीतता है और आप तमाम जिलों में, फिर आप कप्तान पहली जगह कहाँ के रहे? पहला मेरा कप्तानी का जिला था चमोली, उत्तराखंड। दूसरा था हरिद्वार, और तीसरा था शाहजहाँपुर। तो जो इसकी पहली कहानी है वो शाहजहाँपुर की कहानी है, और वो बड़ी दर्दनाक कहानी है, मार्मिक कहानी है, यस। और उससे पुलिस तंत्र की गड़बड़ी का ही पता चलता है। आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है, लीक से हटकर इंसाफ की एक डगर, वो शाहजहाँपुर का है। और ये पुलिस व्यवस्था की जो बड़ी खामी है, उस खामी को भी उजागर करता है। क्या था वो किस्सा? क्या ये महिला का कहानी मैंने बड़ी चुन करके इसको पहली कहानी बनाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव भी है, इसका जो किताब का थीम है, टाइटल है, उससे भी जुड़ा हुआ कि खाकी में इंसानियत कितनी ज़रूरी है। देखिए, पुलिस बनी तो पब्लिक के लिए है ना, तो अगर हम विक्टिम की सहायता नहीं करेंगे तो पुलिस का मतलब क्या। तो हमने पूरी ज़िंदगी पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग किया है, ठीक है, कि पीड़ित की कैसे हेल्प हो सकती है। तो ये कहानी की शुरुआत ये है कि एक महिला मेरे पास आती है, 25 साल एज है, और कुल मिला के एक मजदूर फैमिली से है, ठीक है, जो उसका पति मिस्त्री था, राज मिस्त्री जो होता, जी, घर बनाने का काम कर। तो वो कहती है, सर मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। क्या हुआ? कि सर पहले तो मेरे साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप क्यों हुआ? कि उनके गांव में चुनाव था, चुनाव में प्रधानी का चुनाव में उनके घर वोट मांगने आए थे लोग। इन्होंने जो प्रधान इलेक्ट हुआ, उसकी बजाय दूसरे लोगों को वोट किया था। पता चल ही जाता है कि भाई इन्होंने हमें वोट नहीं किया, तो प्रधान जी बन गए। तो उसके बाद 4 लोग इनके घर आए, दरवाज़ा बंद किया, चारों लाठियां लेके आए थे, और इसका पति और ससुर दोनों के सामने चारों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जाते जाते उसको धमकी दे गए कि अगर तुमने हिम्मत करी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की तो फिर देख लेना क्या हासिल हो। तुमने हमें वोट नहीं दिया तो आज ये सजा मिली, और अगर पुलिस रिपोर्ट दिखाई तो फिर देखना क्या होगा। तो उसका पति और ससुर दोनों डर गए, दोनों ने कहा रिपोर्ट मत लिखवाओ, किंतु महिला ने कहा नहीं, मैं रिपोर्ट जरूर लिखवाऊंगी। बहुत बोल्ड महिला थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने FIR भी दर्ज की, रेप की, जेल भी भेजा चारों को। किंतु हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसे आप जानते ही हैं, 6 महीने बाद, बल्कि 6 महीने से ही पहले उनकी बेल हो गई। चारों बेल पर आ गए। तब उनको पुलिस का और कोर्ट्स कचहरी का सिस्टम भी समझ आ गया प्रधान जी को। तो वो जो बेल पर आए, इस बार उन्होंने कहा मजा तो सबक तो सिखाना है, पर इस बार उन्होंने पुलिस को ही यूज किया उस सबक सिखाने के लिए। एक दरोगा जी से सांठ-गांठ करके उसके पति को चरस के झूठे केस में जेल भिजवा दिया। तो महिला कहती है कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे घर में बूढ़ा ससुर है, उसको ही मुझे खिलाना पिलाना है,
मैं क्या करूं, या तो मैं उनके जाके फिर से पैर पकड़ूं, माई बाप गलती हो गई, या मैं सुसाइड कर लूं। जो उसने नहीं बोला, मुझे लगता था बेचारी ये भी सोच सकती है कि मैं फूलन देवी बन जाऊं, बदला लेने की सोचने लगूं। तो पति तो जेल में है, एकमात्र वर्किंग आदमी जो है। तो मुझे कहानी पूरी सच लगी। तो मैंने उसको कहा ठीक है, आप उसके एप्लीकेशन ले लिया कि मैं करता हूँ कुछ। और मैंने एक एप्लीकेशन जो है उसकी 2 कॉपियाँ मार्क की, एक हमारे सीओ साहब को जो क्षेत्र के सीओ थे, और एक LIU को, इंटेलिजेंस शाखा को। 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन बाद दोनों की रिपोर्ट आई। फिर मैंने दोनों को बुलाया। दोनों की रिपोर्ट में एकदम कॉन्ट्रास्ट था। LIU कहती है ये रिपोर्ट, ये कहानी 100% सच है, सच ही नहीं है, उन्होंने ढिंढोरा पीट के खुद बोला पूरे गांव में, पूरा गांव जानता है। एक तो सच है ना, छुपा हुआ सच है। बोले ये तो ढिंढोरा पीट करके बताया है कि इन्होंने हिम्मत करी थी, देखो अब क्या हुआ, इसका जो है आदमी जेल में पहुंच गया। और सीओ साहब वही कि साहब ये तो, इसका पति तो चरस में डील करता था, और ये तो पेशबंदी में इसने दरखास्त दिया। ठीक है। तो ये जो मैं पुलिस की खामी यहाँ पे बता रहा हूँ, एक तो हमने सांठगांठ की, तो क्रिमिनल एक्ट है कि किसी को झूठा जेल भेजना। और जो दूसरी बड़ी खामी है कि हम जहाँ मर्जी शिकायत कर लें। ये मैंने तब तक सीखा था इलाहाबाद से शुरू करके, कि इसीलिए मैंने यहाँ पे LIU जांच कराया। जहाँ मर्जी शिकायत कर लो, SP के यहाँ आएगी, SP साहब उसको CO को मार्क कर देंगे, CO साहब लोग हमारे, उन पे टाइम नहीं होता, वो SHO को मार्क कर देंगे, SHO के खिलाफ तो शिकायत ही है। फाइल नोट आपने उसका? हाँ, तो सीन फाइल। हाँ, मतलब हमारी फाइल से लिख के गया, CO साहब कृपया जांच कर आख्या दें, आवश्यक कार्रवाई करें, आख्या दें। CO साहब ने भी आगे यही लिख दिया। फिर एक जांच रिपोर्ट उसी अधिकारी की आगे जिसके खिलाफ जांच थी। दरोगा के खिलाफ महिला की शिकायत है कि ये सांठगांठ किए हुए, और वो जांच करनी है दरोगा को अपने खिलाफ खुद। दरोगा या थाना अध्यक्ष वही रिपोर्ट बना देता है, वही बनाया। हाँ, और फिर वो CO के माध्यम से आ जाती है। ये अभी भी होता है? अभी भी क्या, मोस्टली जगह ये होता है, फिर वो सीन हो जाता है। ये खाली पुलिस में नहीं होता, ये बहुत अधिकांश जगह पे होता है कि जिसके खिलाफ जांच है, लगभग उसी या उसी के समकक्ष आदमी उसमें वैसे ही रिपोर्ट लगा देता है। तो ऐसे में जांच पे लोग भरोसा कैसे करेंगे और कैसे उम्मीद करेंगे कि न्याय मिल सकता है? तो जांच पे भरोसा तो तभी होना जब वो अधिकारी पीड़ा ले, पेन ले, अगर खुद जाके जांच करे, ठीक है ना, तभी तो सही जांच होगी। वो जांच के उस पर टाइम ही नहीं है, मतलब दरखास्तों का अंबार है, उस पर टाइम ही नहीं है, उठा के वहीं से रिपोर्ट मांग लेता है। तो वो अपने खिलाफ ही क्यों रिपोर्ट देगा? अगर थाने ने सही काम किया होता तो शिकायत SP तक आती ही क्यों? ठीक है ना। तो फिर मैंने CO साहब से पूछा, कन्फ्रंट भी कराया LIU से, बोले सर सच तो यही है, परंतु अब हम आप ये स्वीकार करेंगे तो ये पुलिस की बड़ी छवि खराब होगी कि देखो पुलिस ने झूठा बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, छवि खराब नहीं होगी, छवि अच्छी होगी, क्योंकि अगर मैंने गलती की है और मैं उसको मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मेरी बोल्डनेस है उसमें। मैंने उसको सस्पेंड किया दरोगा को, कोर्ट में रिपोर्ट भेजी, तब जा करके उसका पति बाहर आया। ये कहानी है। तो इसलिए मैंने लिखा लीक से हटकर इंसाफ की एक डगर। और महिला भी बहुत बोल्ड थी, तभी जा करके उसने 2 बार न्याय मिल पाया उसको, नहीं तो ऐसी दबी की दबी रह जाती है। इसमें आपने रेप विक्टिम्स की बात की, इसमें आपने भू माफिया की बात की, इसमें आपने जो दहेज कानून उसके दुरुपयोग की भी बात की है, उसके सदुपयोग की भी बात की है। इसमें आपने अपहरण के किस्से सुनाए हैं और भी पुलिस वालों पर कार्रवाई है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जेल में जेलर। एक जेलर को आप जेल में डाल देते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हरिद्वार जिले का है। कब का किस्सा है ये? 2003 के आसपास का है जी। 20 साल हो गए मतलब। जेलर को जेल में डाल दिया। उसमें आप किस पद? मैं SSP हरिद्वार था जी। और कहानी ये थी कि एक बूढ़ा आदमी लक्सर साइड का मेरे पास आया, कहता है कि सर मेरे से फिरौती की मांग हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ से हो रही है? कि कुछ जेल में है एक बड़ा अपराधी हमारे क्षेत्र का, और उसने चिट्ठी भिजवाई है कि इतना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो आप ये पूछिए उसको अगली बार कि पैसा कहाँ देना है। तो वो पूछ के आया, अगली बार उसने पूछवाया अपने जिसके माध्यम से चिट्ठी आ रही थी। तो उसने कहा कि साहब, उन दिनों चिट्ठी थी, मोबाइल्स नहीं थे, आजकल मोबाइल से ही सारे काम होते हैं। तो उसने कहा साहब पैसा जेल में ही देना है। तो मैं बड़ा चौंका,
जेल में कैसे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर होती वो भी जेल के अंदर, जेल तो सरकार का एक वो उपक्रम है? तो उन्होंने कहा सच में ऐसा ही हो रहा है? मैंने पूछा, भाई हाँ हाँ। तो बाबा थोड़ा तो बोल्ड था, मतलब ये भी उसकी भी बोल्डनेस है, क्योंकि आदमी नॉर्मली डरता है ना, ये सब ट्रैप कराने से आदमी बहुत डरता है कि फेल वेल हो गया तो फिर बचेगा नहीं, ये सोचते हैं लोग। तो मैंने उसको हिम्मत भी बंधाई, मैंने कहा ठीक है, तो हम तुम्हें टीम देंगे पूरी, डरो मत और चलो। तो मैंने उसमें पूरी एसओजी लगा करके फाइनली ट्रैप कर लिया, ठीक है। और रंगे हाथों पैसा लेते हुए जो है वो पूरा केस खुल गया। अब उसमें मेन कहानी क्या, जो पैसा आया, जो मेरे को एसओजी ने बताया कि बिना एंट्री के अंदर चले गए। बाकायदा पहले तो मतलब जितना मुझे पता है जेल में जाते थे, एक मुहर दो मुहर लगती है, तलाशी होती है, तलाशी होगी तो आपके पूरे स्टैम्प वगैरह लगेगी, और फिर जो है एंट्री होगी रजिस्टर में, जाने का टाइम लिखा जाएगा, आने का टाइम लिखा जाएगा, ये सब होगा। ये सब कुछ नहीं हुआ उनके साथ। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, बाद में पैसा बटा भी हो, कि पैसा क्लियर हो गया कि जेल स्टाफ के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तब मैंने निर्णय लिया कि जेलर को जेल भेजेंगे। यद्यपि बाद में बड़ा ये हुआ कि भाई इसको इसमें हम तो हड़ताल करेंगे, करना है कर लीजिए, क्रिमिनल को हम टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि जेलर के नॉलेज के बिना इतना कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है कि एंट्री के बिना एंट्री के आदमी अंदर जा रहा है, वहीं पे पैसा डिलीवर हो रहा है, पैसा अंदर से बाहर भी फिर आ जा रहा है, क्रिमिनल्स में भी बढ़ जा रहा है, कहीं ना कहीं जेल वालों में भी बढ़ जा रहा है। तो ये सब इसलिए हमने जेलर को जेल भेजा। ये मतलब ये कहानी अपने आप में कैसे जेल से बड़े बड़े अपराधी या छोटे मोटे अपराधी भी अपना धंधा चलाते हैं, जो कई बार होते हैं पॉलिटिकल अपराधी होते हैं, उनका वहां से साम्राज्य चलता है। तो ये कहानी अभी भी ऐसे ऐसे किस्से हमें अक्सर सुनने को मिलते अभी हैं। हमने अल्मोड़ा जेल में बहुत सारे ऐसे वो पकड़े हैं, लेटेस्ट मतलब। तो ऐसा है, किंतु ये जेल्स कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए बनी है, पर कभी कभी ऐसा ना हो करके जो ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं वो किसी न करप्शन के थ्रू या अपने दर के थ्रू सुविधाएं भी ले लेते हैं और मोबाइल आदि का यूज भी करते हैं। वैसे हमारा पूरा प्रयास रहता है कि ऐसा ना होने पाए। जेल से वापस लौट के जमीन पे आते हैं जी। आपके उत्तराखंड में, वैसे तो कोई ज्यादा कहते हैं कि क्राइम नहीं होता है बाकी राज्यों के बनस्पत। एक क्राइम है जिसकी चर्चा अक्सर होती है और मुख्यमंत्री तक को जांच बिठानी पड़ती है, दिल्ली तक उसकी बात होती है, वो भूमाफिया, जो जमीन कब्जे की बात होती है, या फिर कई बार जो उसी तरीके के माफिया जो अवैध खनन में जुट जाते हैं और उस तरह के काम भी करने लगते हैं। इसमें आपने उनका किस्सा भी दर्ज कराया है, क्या है वो किस्से? देखिए, भूमाफिया जब से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं तो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, बहुत भयंकर राइज पर है, और आज भी एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े क्राइम के लेवल पे मैं इसको मानता हूँ। ये जो कहानी जो किताब में खाकी में इंसान में लिखी है, ये भी 2003-4 की है, रुड़की क्षेत्र की कहानी। और इसमें एक रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी ने पूरी ज़िंदगी की जो इनकम होती है उससे उसने एक प्लॉट खरीदा, ज़मीन खरीदी रुड़की क्षेत्र में, ठीक है। और उसको जो है जब वो कब्जा लेने गया तो वहाँ कोई और बैठा था, तो उसने कहा भाई मेरी ज़मीन है, उसने कहा नहीं नहीं आपकी नहीं, मेरी है, देखो मेरे भी कागज़ है। तो जिसने इसको बेचा था ये उनके पास गया फिर से, उन्होंने कहा कि साहब देखो आपने तो मेरे को गलत ज़मीन दे दिया, वहाँ तो कोई और बैठा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हिम्मत है तो ले लो उससे। बोले हिम्मत को मैंने पैसा दिया है भाई, मैं क्यों, मुझे क्यों ज़बरदस्ती क्यों लूँगा, आपने 2 लोगों को क्यों बेच दी वही ज़मीन। बोले ठीक है बेच दी तो बेच दिया, आपका मन जो कर सकते कर लो। वो थाने गया, थाने वाले ने भी इसको टरका दिया कि ये तो सिविल मामला है। सिविल मामला नहीं है, क्रिमिनल मामला है, क्योंकि फ्रॉड है, फौजदारी का मुकदमा बन रहा है, क्लियर कट फ्रॉड है। आप एक आदमी को एक ही जमीन को 2 बार रजिस्ट्रियाँ करा रहे होते, धोखाधड़ी है ना, क्लियर कट। जो 420 सेक्शन जो क्राइम कहते हैं 420C वाला, तो प्योर क्राइम है ये। तो जब वो मेरे पास आया घूम फिर करके कई जगह हो खा के, तब मैंने ये बात समझी, इंस्पेक्टर को भी समझाई, मैंने कहा बहुत गलत है प्योर। तो उसका एफआईआर दर्ज किया गया और फिर उन क्रिमिनल्स को जो है फाइनली हमने उसको जमीन मतलब
एफआईआर दर्ज हुई, उनको गैंगस्टर एक्ट भी लगाया। गैंगस्टर एक्ट यूपी का जो है आज उत्तराखंड में भी लागू है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव एक्ट है, क्योंकि उसमें हम जो अपराध से संपत्ति अर्न की जाती है उसको भी जब्त कर सकते हैं। हाँ, जब वो हुआ तब मुझे करीब 6 साल बाद उसका फ़ोन आया कि सर मेरे को पूरा पैसा वापस मिल गया, कोर्ट से जीता भी, उन्हें सजा भी और मुझे पैसा भी वापस। जमीन नहीं मिल पाई क्योंकि फिर पैसा वापस मिला क्योंकि उसने गलत रजिस्ट्री की थी। गलत रजिस्ट्री की, मतलब फ्रॉड किया, दूसरे की जमीन, जैसे मसला ये कि किसी और की जमीन है मैं रजिस्ट्री कर दूं आपके नाम पे, वो उस तरह का केस नहीं, था। जमीन उनकी ही थी, उन्होंने 2 लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी। ओके, हाँ, एक को बेच दिया था, दूसरे को दूसरे को ही बेच दिया। इस तरह के फ्रॉड, मतलब जैसे मैं इलाहाबाद में एक कप्तान थे तो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने बोला अब्दुल भाई जो हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं वो जमीन के विवाद से जुड़े होते हैं, और आपने भी उसका जिक्र किया है कि अगर जमीन के विवाद ना हो तो कितने सारे केसेस तो अब आप हो ही इसमें ना। गेम समझिए, हमारी पुलिस को, मतलब सारी पुलिस ऐसी नहीं होती, मतलब कुछ जो बदमाश होते हैं जो इसी में काफ़ी करप्शन का खेल खेल जाते हैं। जब उन्हें सूट करेगा तो उठा के बंद कर देंगे, जब सूट नहीं करेगा तो कहेंगे ये तो सिविल केस है ना। तो ये मोटा करप्शन का खेल है, क्योंकि उसके जो ये जो जमीन माफिया है, भू माफिया है, उसके बिना संभव ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं पुलिस, कोर्ट कचहरी, सब जगह वो अपना खेल खेलता है, तभी वो इतना सफल होता, तभी वो इतना बोल्डली बोल भी रहा था। उसको तो भरोसा था कि मुझे, उसको कई तरह का सपोर्ट लेते हैं इस तरह के माफिया लोग। ये सब जब आप इसको अंदर तक पकड़ के पहचान करके एक्शन लेते हैं तभी वो जमीन पे आते हैं, नहीं तो वो सफल होते जाते हैं इस तंत्र में। अच्छा, अब इसमें ज्यादातर आपने जो भी कहानियां लिखी वो इंसानियत या फिर जो जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसको इंसाफ दिलाने की कहानियां हैं इसमें ज्यादातर कहानी। आप अभी जैसे कह रहे थे कि कुछ पुलिस वालों की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले बदनाम होते हैं, तो इसका कहीं उल्टा तो नहीं होता है? मतलब ये कि ज्यादातर पुलिस वाले जो है इन्वॉल्व होते हैं और कुछ पुलिस वाले ईमानदार रहते हैं, वो बचा के चलते हैं। ये तो मैं परसेंटेजेस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। पर ये है कि हाँ, मतलब एक परसेप्शन है। देखिए, आप जो जिस बात का जिक्र करते हैं बार बार कि लोग डरते हैं पुलिस के पास आने से, आप कह रहे हैं ना कि वो महिला बहुत बोल्ड थी, वो बाबा बहुत बोल्ड थे जो मेरे पास आए, कप्तान तक आए। आज भी ऐसे बहुत सारे जिले हैं, गांव देहात के लोग होते हैं, अगर थाने में नहीं सुनी जाती तो उनको मजबूरन एसपी ऑफिस जाना पड़ता है। कि मैं इसमें पूरी पहले थ्योरी बताता हूँ, जो जिस चीज़ को मैंने पूरी ज़िंदगी जिया है, बिलीव किया है, जो पुलिसिंग मैंने की है, वो ये है कि पहली तो ये कि जो मैंने पहले भी कहा कि पुलिस बनी है विक्टिम की सहायता के लिए, ठीक है ना। जो सिस्टम है आप भी समझते हैं, उसमें जो भी रिच है, इन्फ्लुएंशियल है, उसे तो वो तो जस्टिस उसे मिल ही जाता है, ठीक है ना। प्रभावशाली लोग कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जस्टिस की जरूरत किसे है? गरीब को है, विक्टिम को है, असहाय को है, जिसके पास न पैसा है न किसी तरह की पावर है। ऐसे लोगों को ज़्यादा जस्टिस की जरूरत है, ऐसे लोगों को ही पुलिस की जरूरत है। वही लोग पुलिस के पास आते हैं ना, जैसे डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार है। तो पुलिस के पास भी वो जो विक्टिम है, और उसी को सहायता की जरूरत है। और कई बार जो है हमारे लोग जो है वो सहायता नहीं दे पाते। आप समझ गए ना, जो जिसके मैंने कारण दर्शा, चाहे उसके पीछे करप्शन हो, इन्फ्लुएंस हो, बहुत सारे कारण है जी। तो ये मैं कहता हूँ कि पुलिस बनी है विक्टिम्स की सहायता के लिए। वी मस्ट डू विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग। पीड़ित केंद्रित होनी चाहिए हमारी पूरी व्यवस्था, पीड़ित की मदद का हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पूरी एनर्जी इसमें लगनी चाहिए कि उसको कैसे हम न्याय दिलवाएं। एक मैंने दूसरी थ्योरी और बोली है कि पुलिस के पास बाकी विभागों की अपेक्षा ट्रिपल पावर है, ठीक है। ट्रिपल पावर कैसे है? नंबर 1 यूनिफॉर्म की पावर, नंबर 2 वेपन्स की पावर। आपके पास हथियार भी तो हैं, बाकी विभागों पे तो नहीं है, ठीक है। उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं। और नंबर 3 कानून की पावर, FIR दर्ज करने का अधिकार है, IPC CRPC में अरेस्ट करने का अधिकार है, एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो ये सब अधिकार आपको इसलिए दिए गए हैं जिससे आप पीड़ित की मदद करो। किंतु हमारे ही कुछ लोग जो है इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें पुलिस की ट्रिपल पावर के दुरुपयोग को रोकना है और उसको सदुपयोग में लगाना है। जो इसका लास्ट चैप्टर है ना किताब का, मिथक और यथार्थ, वो इसी पे डेडिकेटेड है कि कुछ पुलिस वालों की वजह से सारी पुलिस बदनाम होती है। अदरवाइज पुलिस की ड्यूटी बहुत कठिन है,
एवरेज पुलिस वाला 13 घंटे ड्यूटी कर रहा है इस देश में। बिल्कुल सत्य है। 13 की एवरेज इसलिए है कि नॉर्मली 12 घंटे की तो दिन और रात 2 शिफ्टों में तो ड्यूटी लगती है। फिर उसे कई बार बीच में बुला लिया जाता है, रात में आप सोने गए, एक्सीडेंट हो गया, चलो भाई चलो सबको बुला, तो वो एवरेज 13 घंटे आती है। बिल्कुल। तो बेचारे को कहाँ, उसकी लाइफ तो बहुत टफ है। फिर उसे छुट्टियां नहीं मिलती, त्योहार मनाने को नहीं मिलते, हर त्योहार में उसकी ड्यूटी डबल। मैं बखूबी जानता हूँ, मेरे घर परिवार में भी लोग पुलिस में हैं, तो उसको अच्छे से समझता हूँ और पुलिस की चुनौतियों और कठिनाइयों को भी समझता हूँ और पुलिस की खामियों को भी समझता हूँ। चूंकि इस किताब में आपने बहुत कुछ दर्ज कराया है और हमारे सुधी दर्शक उसको पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी कहानियां पता चलेंगी। अब हमारे यहाँ आए डीजीपी साहब अशोक जी, इतने बड़े अधिकारी हैं, तो हमने सोचा कि किताब में जो लिखा है वो तो हम आपसे जानेंगे ही, जो किताब में नहीं लिखा है थोड़ा बहुत उस पर भी बात करेंगे। जब आप इलाहाबाद में तैनात थे, शुरुआती तैनाती थी, तो बड़ा टफ एक दूसरे लहजे से दौर था। 92-90 की बात, 92-93 की बातें हैं, 91 92-93 92-93 और बाबरी मंडल का दौर था। मंडल का दौर था। उससे पहले बाबरी का जो बाबरी को गिराए जाने की घटना हुई अयोध्या में, तो उसका प्रभाव पूरे देश में था। और मुझे जहां तक याद है, जब हम छोटे थे, जब हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था, तब भी बड़ा तनाव का माहौल था और कर्फ्यू लग जाता था सारे इलाके में। तो उस समय तो अलग ही माहौल रहा होगा, उसका जिक्र नहीं है किताब में, इसलिए मैंने खास तौर से पूछा कि क्या था उस समय का सिनेरियो। देखिए, वो किताब में तो मैंने चूंकि एक ह्यूमन इन खाकी फेस, खाकी के मानवीय चेहरे को दिखाने का प्रयास किया है, तो मैंने इसमें लॉ एंड ऑर्डर संबंधित चीजें नहीं डाली हैं। हो सकता है भविष्य में कहीं मैं मेंशन करूं। तो ये काफी टेंस दौर था और उसमें हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में लगे रहते थे हमेशा। तो ये जो अयोध्या में जो घटना हुई 6 दिसंबर 92 को, तो उसी शाम इलाहाबाद में कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया था। हमारे एसएसपी डीएम, हम उनके साथ ही था मैं गाड़ी में। और क्योंकि पूरे प्रदेश का वो पहला जिला था जहाँ पे कर्फ्यू लगा। उसके बाद धीरे धीरे अगले 3-4 दिन में तो मोस्टली पूरे स्टेट में लग गया था। तो बड़ा टफ दौर था और बड़े रिएक्शंस थे। तो हम लोग सब जगह से पूरा प्लान बना करके हर मोहल्ले में, हर उस पे तैनाती थी। पुराने शहर पे तरफ ज्यादा जोर रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे करेली, जाता। अटाला और यस, इस तरह का जो इलाका है, कोतवाली एरिया और वो सब। कोतवाली इलाकों। हाँ, उस समय आप किस पोस्ट पे थे? मैं एएसपी था तब वहाँ पे। एएसपी थे, तो हाँ। आपकी ड्यूटी उधर थी। नहीं, मेरे पूरा शहर, मेरे ड्यूटी में बताता हूँ, एएसपी को जो आईपीएस नए होते हैं उनको एसएसपी लोग अपना बच्चा टाइप ही मानते हैं। अच्छा। तो मेरी एएसपी अपने एरिया में, तो फिर ये भी था कि पूरा शहर भी तुम्हें देखो। ओके। तो एनीवे, तो मैंने कहा कि 6 दिसंबर को कर्फ्यू लगा था और वो कर्फ्यू पूरे 10 दिन चला जी। ठीक है। तो हम दिन रात जो है कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट कराना पहला फेज बड़ा टफ होता है, ठीक है। फिर उसको खोलना उससे भी टफ होता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, राशन पानी की, इसकी उसकी। तो जब आप 1-2 घंटे की ढील देते हो, उसमें फिर कोई अफवाहों का दौर होता है, फिर कोई घटना हो जाए। जो कम्युनल माहौल है, बहुत टेंस माहौल होते थे उन दिनों। तो हमने जो है जिसे बोलेंगे कि 10 के 10 दिन मैं सोया नहीं। पहले 5 दिन हम लोग जैसे रात में किसी, आज 20 विकेट पे बैठे हैं, 1 घंटा जवानों के साथ बैठ रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर कहीं दूसरे कोने में चले गए, सबसे बातें कर रहे हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है। 5वें 6ठे दिन एक बार मौका आया तो नींद ही नहीं आई, लगता है आदत पड़ गई थी शरीर को। पूरे 10 दिन कर्फ्यू चला और हमें 1 मिनट भी नहीं सोया मैं। और वो कहीं ना कहीं आपको, कौन कप्तान थे उस समय? मनोज कुमार साहब थे। हाँ। तो उसमें जो है कभी कहीं एक आपको अचीवमेंट की फीलिंग भी होती है कि भाई हम अपने शहर को किसी भी तरह के दंगे से बचा लिया हमने। कोई घटना, एक भी घटना नहीं होने पाई, एक भी, जबकि कई और शहरों में बड़ी आग लगी। तो उन दिनों इलाहाबाद में एक भी घटना नहीं हुई, पूरी तरह से शांत रहा हमारा शहर। यद्यपि उसके पीछे की मेहनत वो लोग कम देख पाते हैं कि कैसे, जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे जाग जाग करके लोगों ने दिन रात उसको सही पॉइंट पे, सही टाइम पे अगर आप हैं और फिर लोगों से आप इंटरेक्ट भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं, काउंटर भी करते हैं उनके आर्गुमेंट्स को, तो वो सब बहुत सारी चीजें इसके पीछे जाती हैं। आसानी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता नहीं, आप भी जानते हैं। लोगों का गुस्सा होता है, कैसे वो ठंडा हो, ये सब। ये किताब जो इसमें कहानियां हैं वो 2009 के पहले की कहानियां हैं, 2000
उससे पहले की कहानियां हैं। उसके बाद भी एक लंबा दौर बीत गया और आप डीजीपी बन गए, मतलब आईजी और बड़े पोस्टों से होते हुए। और तब क्राइम में ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, लेकिन आप लोग के पे बड़ी घटनाओं की जांच की आंच तो आती ही है। उसकी कहानियां कब आएंगी, कब हमें सुनने को मिलेंगी? कोई नई किताब आएगी या कोई दिलचस्प किस्सा हो आप हमें बताना चाहें उसके देखिए बाद वो का? तो टाइम बताएगा। किस्से तो बहुत, किस्से तो कोई लिमिट नहीं होती पुलिस में, रोज ही किस्से आते हैं। तो अभी तो एक आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, तो उस पर एक प्लान चल रहा है साइबर क्राइम की कहानियां लिखने का। बाकी ये है कि ये 2009 में लिखी गई, तो 20 साल हो गए थे मेरे को सेवा में, 89 में मैं आया था। तो ये 20 साल के पुलिसिंग अनुभव का निचोड़ है खाकी में इंसान। तो आगे देखिए, समय मिला तो कुछ और लिखा जाएगा। जैसे होता है कि आदमी किताब, अधिकारियों से बात करो तो यार सोचते हैं रिटायर हो जाएंगे तो एक किताब लिखेंगे अच्छी सी। आपने जो है बहुत पहले लिख दी किताब, तो कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार ये किताब लिख देते हैं? मोटिवेशन तो इसमें मेरी जो श्रीमती जी हैं अलकनंदा जी, उन्होंने मुझे पुश किया। अब आप देखिए वो आप जो है ये वाली पॉइंट नोट हो गई। ये बात नोट हो गई, घर पे भी देखा जा रहा है प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि ये मेरी किताब, ये किताब जो है मेरी डायरियों में थी अधिकांश। और वो मैडम ने एक दिन देखा तो उन्होंने कहा यार इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वैसे भी मेरे साथ दिया है उन्होंने, तो इसकी बहुत अच्छी किताब बनेगी। मैंने कहा यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, यद्यपि मेरा लिटरेचर में डे वन से इंटरेस्ट है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बंगाली में भी, किंतु मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसके लिए मैंने फिर लोकेश ओहरी को साथ लिया, वो पहले मीडिया वगैरह में रह चुके थे। तो उन्होंने भी जब देखा, डिस्कस के, बोले नहीं बहुत अच्छी किताब बन सकती है, तब जा करके ये किताब जो है इसने बुक की शेप लेना शुरू किया। फिर ये बुक आई और छपी। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां, उत्तराखंड के डीजीपी रहते हुए कई सारे केसेस चल रहे हैं। और ऐसे मैंने एक किताब और लिखी है जो बड़ी यूपीएससी में बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि 2013 में यूपीएससी में सिलेबस आया था इंटरनल सिक्योरिटी का। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया नाम से मेरी किताब आई है, मैकग्रो-हिल ने छापी है। हाँ, जो कि सिविल सर्विसेज या बाकी सब एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल हो रही है। ठीक है, तो आपने बड़े विस्तार से सारे सवालों के जवाब दिए, सब कुछ बताया। एक आखिरी सवाल चलते चलते बता दीजिए कि एक आध साल के भीतर आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो रिटायरमेंट प्लान्स क्या है? अभी सोचा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, लिटरेचर में भी है। सोचता हूँ कुछ ना कुछ इन्हीं सब से जुड़ा हुआ कुछ करूँगा, क्योंकि अभी लगता नहीं है कि इतनी एज हो गई है तो खाली तो नहीं बैठ सकते इतना काम करने के बाद। तो यही है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आपने एक पूरी मैं बातचीत एक एटीट्यूड को लेकर के एक जरूर बोलना चाहूँगा। जी। जो अधिकारियों का एटीट्यूड है ना, उस पे मैंने एक सैटारिकल लिखा है पोएम, वो जो दूसरी कहानी। हाँ, दूसरी कहानी में है, तो टाइटल भी मैंने सैटारिकल दिया है कि सेवक नहीं साहब है हम। साहब है। हाँ, मतलब कि भाई हम आए थे सेवा करने, ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो हम सबको सेवक होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। किंतु हमारा जो एटीट्यूड है वो साहब वाला ही बन के रह जाता है। तो एएसपी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, सब साहब ही साहब हैं। तो सेवक देखना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये बड़ी ट्रेजेडी है कि सेवा भाव कम है, एटीट्यूड में भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों के, अधिकांशतः, मतलब सभी नहीं। तो वो एक, उस पे मैंने सैटारिकल पोएम भी लिखा है इसमें। तो ये नसीहत के तौर पे दिया जाए, जो यंग ऑफिसर्स आते हैं उनको उस तरीके से, यस, कि भाई अपना एटीट्यूड ठीक रखिए और सेवा भाव से आइए, तो सर्विस को आप एंजॉय करेंगे। उसमें आप किस्सा सुनाते हैं कि कैसे, नहीं हम सर जी हैं और सब आज सर जी कर रहे हैं। नहीं, किस्सा नहीं, पोएम भी है। हाँ, उसमें पोएम। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं मिस कर रहा था कि इसमें साइड में कई सारी कविताएं भी लिखी हुई हैं। तो क्या कविता भी लिखते हैं आप? थोड़ी बहुत, मतलब ये डायरियों से ली हुई है। ये जो मेरी डायरी, एक बंधी हुई लीक और सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, इन्हीं पर चलते हैं लोग, चलने की सीख देते हैं लोग। ये पूरी मेरा कहना है, पुलिस की वर्दी में होते हुए भी इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं। तो कमाल है।
दिलचस्प किताब है और भी कई सारी जितनी कहानियों की हमने चर्चा की उससे भी इतर बहुत सारे किस्से और बहुत सारे हकीकत के वाकया जो हुए उनमें अशोक जी ने उसको दर्ज कराया इस किताब में। आप इस किताब को राजकमल प्रकाशन की इस किताब को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी इसका ह्यूमन इनका की बंगाली और मराठी गुजराती में भी ट्रांसलेशन में। अच्छा इंग्लिश तो ओरिजिनल है, अच्छा इंग्लिश हिंदी 2 ओरिजिनल है, 3 ट्रांसलेटेड। 3 ट्रांसलेटर बंगाली मराठी गुजराती। तो इन भाषाओं में भी किताब है, किताब को आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ते रहना चाहिए और ललन टॉप का ये किताब वाला शो भी देखते रहना चाहिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ललन टॉप के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया।